जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम इस वीडियो में जो 100 सिलेक्टेड प्रश्न रहा है उसी का हम लोग पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं, जो कि क्लास टेस्ट का है। और यह दोस्तों ज्ञान बिंदु जी से एडमिशन संस्था के द्वारा जो चलाया जा रहा है उसी को टारगेट बैच का है दोस्तों। तो चलिए इसमें भी 100 क्वेश्चन का हम लोग देखने वाले हैं। हाँ, इससे पहले का दोस्तों जो 2 पार्ट और है जिसमें 200 क्वेश्चन कराया गया है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर पहला करा है कि निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय रचना ऑर्गेनोइड्स नहीं है। तो ऑर्गेनोइड्स दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो देखिए जो राजधानी दिया गया है ये आपका मेटाप्लास्ट के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, जो कि राजधानी आपका नहीं है। बाकी दोस्तों सेंट्रोसोम, राइबोसोम और माइक्रोट्यूबुलस यह आपको ऑर्गेनोइड्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि चिकनी अंतर्द्रव जालिका प्रोटीन का संश्लेषण तथा स्रवण में भाग लेती है, जो कि गलत है दोस्तों। देखिए चिकनी अंतर्द्रव जालिका जो होता है यह दोस्तों लिपिड का संश्लेषण में सहायक होता है, और दोस्तों जो खुरदरी अंतर्द्रव जालिका है वह प्रोटीन का संश्लेषण में सहायक होता है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन दोस्तों आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। न तो पहला सही है न ही दूसरा, क्योंकि दोस्तों एक दूसरे का दोनों उल्टा यहाँ पे आपका है। नेक्स्ट है कि कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहते हैं। तो देखिए कोशिका का जो अचल संपत्ति दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कोशिका के अंदर निम्नलिखित में कौन सा कार्य गोल्जी काय द्वारा नहीं किया जाता है। तो गोल्जी काय के द्वारा दोस्तों बताइए किसका नहीं किया जाता है। तो अंतःकोशिकीय का पाचन, अंतःकोशिकीय का पाचन दोस्तों जो कि गोल्जी काय के द्वारा नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोला कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंग का अभाव रहता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों आपका गोल्जी काय का भी रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो, अंतर्द्रव जालिका और हरित लवक, यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। नेक्स्ट है कि पॉलीसोम है। तो पॉलीसोम जो होता है दोस्तों यह राइबोसोम और mRNA का जो कि संयोजन होता है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तब पॉलीसोम दोस्तों आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तक जड़ में उपस्थित नहीं रहता है। तो उत्तक जड़ में दोस्तों उपस्थित नहीं रहता है, कौन सा नहीं बताइए। तो 7 का दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि स्थूल कोण उत्तक आपका नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। तो सुबेरिन नामक दोस्तों जो कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है यह कॉर्क कोशिका में रहता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करा कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तक है तंत्र पौधा के संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करता है। तो संपूर्ण भाग का निर्माण करता है दोस्तों, देखिए जो ऑप्शन बी दे रहा है कि ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, याद रखना है ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में शामिल होता है। क्या दोस्तों वसंत काष्ठ तथा शरद काष्ठ दोनों होता है, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11। ठीक है, बोला कि कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है। तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट दोस्तों याद रखना किस में पाई जाती है, तो आपको उपास्थि में पाई जाती है, और यहीं पर दोस्तों ऑस्टियोब्लास्ट का था तो आपका अस्थि हो जाता। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि रेनबियर का नोड कहाँ पाई जाती है। तो रेनबियर का नोड दोस्तों बताइए कहाँ पाई जाती है। तो तंत्रिका तंत्र में, बिल्कुल राइट है दोस्तों। रेनबियर का जो नोड पाया जाता है या तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो 12 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वायराइड्स का खोज किसने किया था। तो वायराइड्स की खोज दोस्तों थियोडोर डायनर के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। रेबीज, खसरा, फ्लू, ट्रैकोमा। इसमें पूछ रहा है कि विषाणु जनित रोग कौन सा है। तो विषाणु जनित रोग दोस्तों आपका रेबीज हो जाएगा, खसरा हो जाएगा, फ्लू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 1 2 3, ये तीनों आपका राइट है। नेक्स्ट दोस्तों कि चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। तो चेचक के प्रति टीकाकरण में दोस्तों जीवित प्रतिरक्षियों का ध्यान रखना है, जीवित प्रतिरक्षियों का समावेश किया जाता है। नेक्स्ट है कि जीवाणुओं के अभिरंजन के लिए उपयोग होता है। तो जीवाणुओं का दोस्तों जो अभिरंजन के लिए उपयोग किया जाता है वह दोस्तों क्रिस्टल वायलेट का, ध्यान रखना है क्रिस्टल वायलेट का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि एक सर्पिल जीवाणु का क्या नाम है। तो सर्पिल जीवाणु का क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों अस्पायरलिम आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 कि व्हिटकर के 5 जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोट्स को रखा गया है। तो व्हिटकर के दोस्तों जो 5 जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोट्स को रखा गया है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, जो कि मोनेरा, ध्यान रखना है मोनेरा दोस्तों, मोनेरा में प्रोकैरियोट्स को रखा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जेनेरा प्लैंटेरम किसने लिखा है। तो जेनेरा प्लैंटेरम दोस्तों बेंथम तथा हुक्कर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेंथर तथा हुक्कर के द्वारा।
नेक्स्ट है कि अपुष्पी पादप को किस में रखा गया है? बताइए दोस्तों, अपुष्पी पादप को किस में रखा गया है? तो ट्रिडोफाइटा में। ट्रिडोफाइटा आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 71। बोला कि निम्नलिखित में कौन सा एक हरा सवाल नहीं है? अच्छा, हरा सवाल नहीं है दोस्तों, तो लेमिनेरिया। लेमिनेरिया आपका कैसा सवाल है? तो लेमिनेरिया दोस्तों आपका भूरा सवाल है। बाकी क्लोरेला, स्पाइरोगारा और कारा, ये सभी आपका हरा सवाल है। नेक्स्ट है कि फ्यूकोजैंथिन किस सवाल में पाया जाता है? तो फ्यूकोजैंथिन दोस्तों याद रखना किस सवाल में पाया जाता है? तो यह दोस्तों भूरा सवाल में। फ्यूकोजैंथिन याद रखना भूरा सवाल में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस में वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है? तो वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स दोस्तों याद रखिएगा, आपको ट्रिडोफाइटा को कहा जाता है। ट्रिडोफाइटा को वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जिम्नोस्पर्म को सामान्यतः डैश डैश बीजधारी कहा जाता है क्योंकि इनमें पुष्प का अभाव होता है तथा इनके बीजों का विकास किसी विशिष्ट जनन अंग यानी अंडाशय में नहीं होता है, बल्कि वह पादप की जनन संरचनाओं को सतह पर ही विकसित होता है। दोस्तों याद रखना नग्न बीजधारी है। नग्न बीजधारी में ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25। निम्न में से कौन सा जीव नाइडेरिया संघ का नहीं है? तो नाइडेरिया संघ का दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा आपका जीव नहीं है? तो 25 का दोस्तों ऑप्शन सी, जो कि सिस्टोसोमा, ये आपका नाइडेरिया संघ का जीव नहीं है। बाकी दोस्तों हाइड्रा हो जाएगा, फाइसेलिया और कोरल, ये सभी नाइडेरिया संघ का जीव है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एस्केरियस तथा फाइलेरिया रोग किस कृमि के कारण होता है? तो देखिए दोस्तों, जो एस्केरियस और फाइलेरिया रोग कृमि आपसे पूछेगा तो याद रखना है एस्केरियस तथा बुचेरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। एस्केरिस तथा बुचेरिया कृमि से होता है। कर रहा है कि कथन पहला है कि प्लेटीहेल्मिन्थेज संघ का सदस्य एक लिंगी होता है। बिल्कुल राइट है दोस्तों। जो देखिए, जितना भी आपका प्लेटीहेल्मिन्थेज संघ का सदस्य होगा वो सभी एक लिंगी होगा दोस्तों। और याद रखना आपको आगे कि एसके हेल्मिन्थेज संघ का जो सदस्य होता है वह उभय लिंगी होता है। तो यहाँ पर दोनों कथन आपका सत्य है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न विकल्प में कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला कि रोगवाहक कीट और बीमारी, यानी कि दोस्तों घरेलू मक्खी जो बीमारी होता है उससे टाइफाइड होता है। रेड फली से कालाजार नहीं, कालाजार नहीं होता दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि आपका गलत है, यानी कि सुमेलित नहीं है। बाकी दोस्तों सीसी मक्खी से याद रखना है स्लीपिंग सिकनेस होता है, और क्यूलेक्स मच्छर से दोस्तों आपको फाइलेरिया होता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 29 की निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसूति को क्या कहते हैं? देखिए, निम्न तापमान पर क्या है दोस्तों, तो उसको हाइबरनेशन कहते हैं। हाइबरनेशन, यानी कि 29 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि कुछ वनस्पति जातियां कीटहारी होती है, क्यों? तो क्योंकि देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन बी दे रहा है आपका सही है, क्योंकि वह नाइट्रोजनी न्यून मृदा में उगने के लिए अनुकूलित है, इसलिए पर्याप्त नाइट्रोजनी पोषण प्राप्त करने के लिए कीट पर निर्भर करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 31। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन दोस्तों यहाँ पे आपका गलत दिया गया है? पहला कथन कह रहा है कि लार भोजन को अम्लीयता को नष्ट कर उसे उदासीन बनाता है। ठीक है, ये आपका दोस्तों सत्य है कि जो लार होता है भोजन को अम्लीयता को नष्ट करके उदासीन बनाता है। फिर दोस्तों लार में जो उपस्थित टैलिन एंजाइम भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोस में परिवर्तित करता है, ये भी आपका दोस्तों सही है। फिर भोजन में उपस्थित समस्त मंड को पाचन मुख गुहा में नहीं, समस्त नहीं दोस्तों, बल्कि दोस्तों यहाँ पे आपका 30% होता है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि आपका असत्य है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32। कि जीवधारियों के कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकताएं होती है, जिनमें 15 धातु है और इनमें से प्रभुत्व मात्रा आवश्यक होती है, वह दोस्तों याद रखना ऑप्शन बी, जो कि पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो 32 का ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शरीर की कैलोरी आवश्यकताएं गर्मी के अपेक्षा सर्दी में बढ़ जाती है, क्योंकि दोस्तों अधिक कैलोरी आवश्यक होता है आपको शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, याद रखिएगा, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 34 बड़ा के निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, जिसमें पहला कथन करा है कि श्वास नली यानी ट्रेकिया वक्ष गुहा में पहुंचते ही दोस्तों दो श्वासनियों यानी कि दोस्त ब्रोंकायु में विभाजित हो जाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। फिर नेक्स्ट है कि प्रत्येक श्वसनीय यानी कि ब्रोंकाई फेफड़ों में पहुंचकर श्वासनिकाओं यानी कि दोस्तों ब्रोंकाइलेस में बढ़ जाता है, ये भी दोस्तों आपका सही है। फिर श्वसनी का अंतिम छोर दोस्तों फेफड़ा के वायु कोष जिसे दोस्तों एल्वुली बोला जाता है वहां पे खुलता है, ये भी आपका सत्य है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही। पूछ रहा है कि कौन सा आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों ही प्रक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समान होता है? तो बताइए दोस्तों कौन सी प्रक्रिया यहाँ पे आपका समान है? यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए, जो ऑप्शन 35 का डी दे रहा है आपका यह सही है कि ग्लूकोज का पाइरूवेट अम्ल में विखंडन होना आपका सामान्य है।
नेक्स्ट है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखा था? बताइए दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखा था? दोस्तों याद रखना है, डॉक्टर मार्शल के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, जिसमें पहला कथन कह रहा है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के दो अलग अलग शाखाएं, बिल्कुल सही है। फिर है दूसरा कि अर्थशास्त्र के दोनों शाखाएं एक दूसरे से संबंधित नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ गलत है, तो आपका सत्य बताना है, नहीं कि ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक आपका कथन सत्य है जो कि पहला था। नेक्स्ट है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं का कीमत निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो बताइए दोस्तों यह किसके द्वारा किया जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दोस्तों बाजार के क्रेताओं के द्वारा, नहीं मांग और पूर्ति हो जाएगा दोस्तों, यानी कि मांग और पूर्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39 कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के अनुरूप बनाने का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण देखिए दोस्तों इसमें नहीं दिया गया है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 की निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला कथन है कि वास्तविक अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के तथ्यों का वर्णन करता है कि यह क्या है, जो तो बिल्कुल राइट है दोस्तों। नेक्स्ट है कि जो आदर्श अर्थशास्त्र होता है वह दोस्तों नीतिगत निर्णय, यानी कि दोस्तों क्या होना चाहिए इससे संबंधित है, यानी कि दोनों कथन सत्य याद रखना है। वास्तविक अर्थशास्त्र दोस्तों तथ्य का वर्णन करता है और जो आदर्श अर्थशास्त्र है वह नीतिगत निर्णय लेता है। यहाँ पे दोनों सत्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, बोला कि वर्ष 1925-29 में किसने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की तथा राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किया था? यह दोस्तों डॉक्टर VRK राव के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हरित सूचकांक का विकास किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1975 में। हरित सूचकांक का विकास दोस्तों वर्ष 1975 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 43 कि भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र तथा उप क्षेत्र में बांटा है? यानी कि दोस्तों 6 क्षेत्र याद रखिएगा और 14 उप क्षेत्र याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय से तात्पर्य है। देखिए व्यक्ति प्रयोज्य आय चाहिए दोस्तों, तो आपका व्यक्तिगत जो आय होता है इसमें से प्रत्यक्ष कर घटा दीजिएगा तो आपको व्यक्तिगत प्रयोज्य आय आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद राष्ट्रीय आय को इंगित करता है? तो राष्ट्रीय आय का दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो है इंगित करता है, बताइए। तो 45 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि फैक्टर कॉस्ट प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? तो वृद्धि का परिचायक दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे आपका कि जो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन से मुख्य कारण से भारत की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर धीमी है? सबसे पहला दोस्तों कि उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात, जो कि बिल्कुल आपका राइट है दोस्तों। नेक्स्ट बातें हैं संख्या वृद्धि की ऊंची दर, हाँ ये भी सही बात है, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। फिर है उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, नहीं ये गलत है। फिर पूंजी निर्माण की ऊंची दर, ये भी गलत है दोस्तों, यानी कि 1 और 2 आपका कथन सत्य है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सतत विकास का आधार क्या है? तो सतत विकास का आधार दोस्तों पर्यावरणीय दृष्टिकोण, पर्यावरणीय दृष्टिकोण याद रखना है। 48 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, जिसमें पहला कथन है कि जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को मौलिक रूप से सोचने का श्रेय दोस्तों जॉन टिनवेजन को कहा जाता है, परंतु इसे मोरिस डी मोरिस के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है दोस्तों कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का अधिकतम मूल्य दोस्तों 100 और न्यूनतम मूल्य 0 है होता है, यानी कि दोस्तों दोनों कथन आपका सत्य है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे सत्य है। नेक्स्ट है कि धारणीय विकास या सतत विकास भावी पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के एक साथ स्वाभाविक रूप से दोस्तों जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 50 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों धारण क्षमता से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 51, यहाँ से दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका कि मीर कासिम ने बिहार में बंदूक और तोपों का कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो दोस्तों मुंगेर में, जो कि याद रखना है मुंगेर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि रुहेलखंड की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो या दोस्तों अली मोहम्मद खां के द्वारा। रुहेलखंड की स्थापना अली मोहम्मद खां के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो नाना साहेब के नाम से दोस्तों बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट बात है कि भारत से खरीदे मसालों को
वास्को डी गामा अपने यहाँ कितने गुना मुनाफा पर बेचा था? तो 60 गुना दोस्तों, याद रखिएगा 60 गुना, जो कि प्रथम पुर्तगाल था दोस्तों जो कि भारत आने वाला था, याद रखना वास्को डी गामा। नेक्स्ट है कि डचों ने बाटविया नामक नगर की स्थापना आपको इंडोनेशिया में किया था, याद रखना कहाँ में? तो इंडोनेशिया में। डचों ने दोस्तों जो बाटविया नामक नगर की स्थापना इंडोनेशिया में किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली सवाली को स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट था दोस्तों, याद रखना है। और 1612 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, याद रखना 1612 ईस्वी में आपका सवाली का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज की तरफ से थॉमस बेस्ट नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो देखिए इलाहाबाद की संधि दोस्तों दो हुआ था। पहला संधि हुआ था जो कि 12 अगस्त 1765 को, और जो दूसरा संधि हुआ था दोस्तों वो 16 अगस्त 1765 को। बोला कि इलाहाबाद की प्रथम संधि यानी कि दोस्तों 12 अगस्त 1765 के बारे में कौन सा कथन है, इस पर विचार करना है। इसमें पहला कथन है कि कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अस्थायी रूप से दोस्तों बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी प्राप्त हुआ था, जो कि बिल्कुल आपका राइट है। नेक्स्ट है कि इसके बदले दोस्तों कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन स्वीकार किया था, ये भी आपका राइट है। यहाँ पे दोनों कथन सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट बातें हैं कि पिंडारियों का दमन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स दोस्तों याद रखना है, यह ऐसा व्यक्ति था जो कि पिंडारियों का दमन करने वाला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है कि निजामत सूबेदारी का यानी कि अभिप्राय क्या है? तो दोस्तों देखिए आंतरिक सुरक्षा से भी है, शांति तथा सुव्यवस्था से भी है, और न्यायिक व्यवस्था और फौजदारी मुकदमा के निर्णय से भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त दोस्तों आपका सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे आपका 61 का है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड बेलेजियो को सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधि को कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट पर पता करना। सबसे पहले याद रखना दोस्तों कि सहायक संधि को स्टार्ट किसने किया था? तो लॉर्ड बेलेजियो ने, जिसमें के तहत सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम दोस्तों रियासत था आपका हैदराबाद, यानी कि 1 नंबर पर हैदराबाद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैसूर था जो कि 2 नंबर पर हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका अवध था, और उसके बाद सिंधिया था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए में ही हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट है कि रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध दोस्तों किससे है? द रिंग ऑफ फेंस, द रिंग ऑफ फेंस जो नीति हो जाएगा दोस्तों याद रखना है वारेन हेस्टिंग्स से। वारेन हेस्टिंग हो जाएगा रिंग ऑफ फेंस, यानी कि घेरे का नीति। नेक्स्ट है कि विश्व के कपड़ों को घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया, यह कथन दोस्तों किसका है? तो यह कथन दोस्तों आपका कार्ल मार्क्स का है, कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट है कि शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यह दोस्तों जो शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का जो प्रयोग किया जाता है, यह दोस्तों भारत में ब्रिटिश आयात पर दी गई विशेष रियायतों के लिए या रियासतों के लिए दोस्तों, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 65 की असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो यह दोस्तों 1839 में याद रखना है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित है? तो भारतीय फौज के दोस्तों जो नव गठन से संबंधित है कौन सा आयोग हो जाएगा बताइए? तो पील आयोग, यदि आप दोस्तों आंसर दे रहे होंगे तो बिल्कुल आपका राइट है, पील आयोग। नेक्स्ट है कि द फर्स्ट इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-1859 पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों कार्ल मार्क्स हैं और फ्रेडरिक एंजल्स, दोनों थे, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन आपका दोस्तों 68, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो देखिए दोस्तों, देखिए नाना साहब जो कि कानपुर से लिए थे, बिल्कुल राइट है दोस्तों। बेगम हजरत महल जो कि लखनऊ से लिए थे, ये भी आपका सही है। मौलवी अहमदुल्ला था दोस्तों, जो देखिए बहमदुल्ला नहीं अहमदुल्ला, यानी कि बहमदुल्ला जो यहाँ गलत हो जाएगा, अहमदुल्ला था। फिर बेगम जीनत महल जो कि दिल्ली से थी दोस्तों, बेगम जीनत महल, बिल्कुल देखिए बेगम जीनत महल जो थी दोस्तों इनकी पत्नी थी बहादुर शाह जफर के। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ई आपका राइट हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट है कि 1872 में कूका आंदोलन के प्रमुख नेता राम सिंह कूका, जिन्हें गिरफ्तार कर भेज दिया गया था दोस्तों कहाँ में? तो रंगून में, याद रखिएगा, जो कि म्यांमार में है। और यह 1872 में दोस्तों इनको जो कूका आंदोलन चलाया गया था उनका एक प्रमुख नेता था दोस्तों राम सिंह कूका। नेक्स्ट है कि दिकुओं का संबंध किससे है? यानी कि दोस्तों गैर आदिवासी से। ध्यान रखना दिकुओं का संबंध गैर आदिवासी यानी कि दोस्तों बाहरी लोग भी कह सकते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 71, ताना भगत आंदोलन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन है कि यह आंदोलन जतरा उरांव के नेतृत्व में लगान की ऊंची दर चौकीदारी कर के विरुद्ध शुरू हुआ था, जो कि दोस्तों यह बिल्कुल आपका राइट है। नेक्स्ट है कि यह आंदोलन शुरुआत में जमींदारी शोषण के विरुद्ध है और बाद में दोस्तों यह ब्रिटिश विरोधी रुख अपनाते हुए स्वदेशी आंदोलन में जुड़ गया था, ये भी कथन आपका दोस्तों सत्य है। नेक्स्ट पाते हैं कि 1948 में भारत सरकार ने ताना भगत रैयत एग्रीकल्चरल
लैंड रेस्टोरेंट एक्ट पारित किया था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों कथन आपका यहाँ पे सत्य है। क्वेश्चन 22, निम्न कथन पर विचार करना है। इसमें पहला कथन है कि अलीगढ़ आंदोलन ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में एक प्रबल आंदोलन था। अच्छा, विरोध में नहीं था दोस्तों, यह समर्थक में थे, यानी कि ऑप्शन आपका पहला गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि 1864 में सैयद अहमद खां के द्वारा स्थापित साइंटिफिकेट सोसाइटी ने हिंदी और उर्दू को प्रसिद्ध पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नहीं दोस्तों, अंग्रेजी था जो कि हिंदी और उर्दू में अनुवाद किया था, यानी कि ये भी कथन आपका गलत है। कि सर सैयद अहमद खान ने कुरान पर टीका लिखा था। बिल्कुल राइट है दोस्तों, सर सैयद अहमद खान ने कुरान पर टीका लिखा था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल 3 दोस्तों आपका सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय स्त्री महामंडल की स्थापना 1910 में इलाहाबाद में दोस्तों याद रखना है सरला देवी चौधरानी के द्वारा किया गया था। भारत स्त्री महामंडल की स्थापना दोस्तों कब हुआ था? तो 1910 में। कहाँ में? तो इलाहाबाद में। किसके द्वारा? तो सरला देवी चौधरानी के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था दोस्तों कि भारतीय छात्रों व युवाओं के मध्य राष्ट्रवादी शिक्षा को प्रेरित करना, यानी कि यहाँ पे आपका 74 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, अनुज्ञप्ति जिसे दोस्तों लाइसेंस बोला जाता है, यानी कि लाइसेंस नियम 1823 के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है? जिसमें देखिए जो आपका ऑप्शन सी दे रहा है कि इसके तहत सिर्फ मुद्रणालय यानी कि प्रिंटिंग प्रेस को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया था, यह कथन आपका असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, जो कि यह कथन आपका असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, बोला कि अधोलिखित में से किसने 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था? तब ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक दोस्तों कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, याद रखिएगा। इंडियन एसोसिएशन के दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 28, कि निम्न कथन में से सही कथन का चयन करना है। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दोस्तों यंग इंडिया में प्रकाशित अपने एक लेख में किया था, जो कि बिल्कुल राइट है। याद रखना, सेफ्टी वॉल्व का जो सिद्धांत दिया गया था लाला लाजपत के द्वारा, और इसमें दोस्तों बोला गया था कि जो कांग्रेस है दोस्तों या लॉर्ड डॉफ्रिन का दिमाग की उपज है। कांग्रेस जो संस्था था, कांग्रेस के बारे में बोला गया है सेफ्टी वॉल्व। फिर दोस्तों फिर डॉफ्रिन ने बोला था कि कांग्रेस के संबंध में कहा कि कांग्रेस का लोग पद के भूखे, जो कि यह गलत है। डॉफ्रिन के द्वारा दोस्तों बोला गया था कि जो कांग्रेस जो है यह आपका दोस्तों अल्प यानी कि अल्पसंख्यक का एक सूक्ष्मदर्शी यानी कि दोस्तों संगठन है, याद रखना है अल्पसंख्यक का। तो ये दोस्तों जो कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, यह कथन दोस्तों किसका बताइए? तो यह कथन बंकिम चंद्र चटर्जी का था। नेक्स्ट पाते हैं, यानी केवल एक आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, दूसरा कथन आपका गलत था। कि निम्न कथन में सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। नहीं दोस्तों, बंगाल विभाजन हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को, और बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुआ था। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर था। यह आपका सही है। बंगाल विभाजन के समय जो बंगाल का गवर्नर बनाया गया था सर एंड्रयू फ्रेजर था उस समय। फिर पश्चिम बंगाल जो कि मुस्लिम बहुल तथा पूर्वी बंगाल हिंदू बहुल क्षेत्र, जो कि गलत है। पश्चिमी बंगाल आपका हिंदू बहुल क्षेत्र था, और जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था वो आपका पूर्वी बंगाल था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी। केवल एक कथन इसमें, जो कि आपका पहला कथन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, और नहीं दूसरा कथन सही है दोस्तों, दूसरा कथन यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 80 हो रहा है कि हाई कोर्ट एक्ट कब पारित हुआ जिसके तहत संपूर्ण देश को एक दंड संहिता लागू हुआ था? तो 1861 में। नेक्स्ट है कि अकाल क्या जांच के लिए लायल आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल ने किया था? बताइए अकाल की जांच के लिए किसके द्वारा गठन किया गया था? तो आपका हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 82 कि 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को दिया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट है कि द ट्रिब्यून ब्रिटिश भारत में प्रकाशित समाचार पत्र एवं पत्रिका के लेखक कौन थे? तो दयाल सिंह मजीठिया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दयाल सिंह मजीठिया। नेक्स्ट पाते हैं 85 की सेवा सदन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो बताइए सेवा सदन के संस्थापक कौन है? तो आपका हो जाएगा बी.एम. मालाबारी, बी.एम. मालाबारी। नेक्स्ट है कि 1853 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 86 का आपका हो जाएगा पहला कथन कि इसके द्वारा गवर्नर जनरल को
नई विधान परिषद का गठन किया गया जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया था, जो बिल्कुल राइट है। फिर इसने सिविल सेवकों को भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का प्रारंभ किया था, यानी कि दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला कहलाता है? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो यह वर्ष 1945 में, अंतिम रूप से याद रखना है, वर्ष 1945 में, यानी कि 88 का दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, जो कि हम लोग पार्ट नंबर 3 देख रहे हैं, जो 100 सिलेक्टेड प्रश्न है। इससे पहले का दोस्तों 2 पार्ट आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। हाँ, अगर आप दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा प्रस्तावित संविधान सभा देशी रियासतों को सदस्यों का चयन किया जाना था, तथा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से, हिंदू और सिखों पुरुषों द्वारा और देशी रियासत के प्रमुखों के द्वारा। तो यहाँ पे दोस्तों 89 का दोस्तों ऑप्शन सी रहेगा, जो कि देशी रियासत के प्रमुखों के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट एक, निम्नलिखित में से किस देश की तरह संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो दोस्तों याद रखना आपको, फ्रांस देश का दोस्तों। नेक्स्ट है कि संविधान निर्माण पर कुल कितना खर्च हुआ था? बताइए दोस्तों। तो लगभग 64 लाख खर्च हुआ था, तो जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी दिया गया है, ये आपका दोस्तों बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? देखिए, जो सूतावादी सरकार दोस्तों ये आपका नहीं है, बाकी लोकतांत्रिक सरकार है, एक संविधान संगत सरकार है और विधि का शासन भी है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूचियां दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि 7वीं अनुसूची में इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो दोस्तों जी ऑस्टिन के द्वारा। भारतीय समाजवाद किस प्रकार का दोस्तों समाजवाद है? तो भारतीय जो समाजवाद है, यह याद रखना किस प्रकार का समाजवाद आपसे पूछेगा, तो यह लोकतांत्रिक समाजवाद है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो देखिए, स्वतंत्रता पूछेगा तो 5 प्रकार का हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे न्याय पूछेगा तो 3 प्रकार के हो जाएगा, और समानता पूछेगा तो 2 प्रकार के हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में कौन सा विद्वान संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं? तो दोस्तों अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा, अर्नेस्ट बार्कर, यानी कि 97 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो राज्यों का संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्यों के संघ के रूप में। नेक्स्ट है कि संसद को संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी राज्य को क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं? तो अनुच्छेद 3 के तहत, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, अनुच्छेद 3 के तहत। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुआ था? क्या दोस्तों फजल अली आयोग की अध्यक्षता में हुआ था, याद रखना है, और यह दोस्तों आपका 3 सदस्यीय आयोग था, याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।